तो नाउ वी आर डिस्कसिंग लास्ट वाला चैप्टर। कौन सा है लास्ट वाला चैप्टर? इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एंड मशीन। इन्होंने दो चीज़ें कवर करी हुई है, पावर सिस्टम और मशीन। पावर सिस्टम में बेसिकली तीन कैटेगरी से डिवाइडेड होता है। वन इज जनरेशन, अनदर वन इज ट्रांसमिशन, अनदर वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चन आता है, बहुत फ्रिक्वेंटली मणिपाल के पेपर में पूछा हुआ है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है? एक लाइन सिंपल, उसमें पूरा स्ट्रक्चर बताते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल जनरेशन, जैसे कि तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है, मैं मान के चल रही हूँ पंजाब में भाखड़ा नंगल डैम है, वहाँ पे तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, अब पंजाब से उस इलेक्ट्रिसिटी को मान लो आना है मणिपाल आना है, तो पंजाब से वो मणिपाल आ गई। तो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस में जब भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन बोलते हैं। उसके बाद मणिपाल से उसे फर्दर छोटे छोटे एरियाज में जाना है, लाइक इसमें भी मणिपाल के भी अलग अलग एरियाज होंगे। तो अब वो छोटे छोटे मतलब उसी मणिपाल में ही घूम रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो ट्रांसमिशन बोलते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्लियर? हमेशा जो भी जनरेशन होती है वो किस पे होती है? इंडिया में पर्टिकुलर 11 किलो वोल्ट पे। 11 किलो वोल्ट का मतलब 11,000 वोल्ट। अब अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करनी है तो 11,000 बहुत कम है वोल्ट, तो हम पंजाब में ही क्या यूज़ करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या यूज़ करते हैं? ट्रांसफॉर्मर। बिकॉज तुमने पढ़ा हुआ है ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर या तो वोल्टेज को ज़्यादा करता है या फिर वोल्टेज को कम करता है, राइट? तो अब मुझे वोल्टेज बढ़ानी है। ऐसा क्यों करना है? वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम हो जाएगा, और करंट कम होने से हमारे पास लॉसेस भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। गॉट इट? तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर करवाता है। अगर हमें वोल्टेज को कम करना है तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर हम यूज़ करेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो फिलहाल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास यहाँ पे मतलब 11 किलो वोल्ट से मान लो मैंने कर दिया 220 किलो वोल्ट। इंडिया में मैक्सिमम अलाउेबल वोल्टेज है 765 किलो वोल्ट, इससे ज़्यादा हाई नहीं जाते। तो मान लो मैंने 220 की जगह 440 किलो वोल्ट कर दिया, मतलब 440,000 वोल्ट यहीं पंजाब में। पंजाब से आ गई अब वो इलेक्ट्रिसिटी मणिपाल ज़्यादा वोल्टेज पे। अब मणिपाल से 440 किलो वोल्ट तो बहुत ज़्यादा हो गई। अब हमें मणिपाल में तो इतनी ज़्यादा नहीं भेजनी ना, हमें कम भेजनी है। लाइक जैसे हमारे घरों की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 220 वोल्ट होती है बस। या अगर तुम फैक्ट्री में भेजोगे तो वो 11 किलो वोल्ट होती है, तो 440 किलो वोल्ट तो बहुत ज़्यादा हो गई। तो इसीलिए मणिपाल में हम फिर से ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं। वो कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं? दैट वी आर यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो वोल्टेज को कम कर देता है। 440 किलो वोल्ट से मान लो हम आ गए 33 किलो वोल्ट पे। क्या? ये पूरा सारा काम सब स्टेशन में होता है। क्या? स्टेप अप मेनली जनरेशन पे लगाते हैं, स्टेप डाउन मेनली ट्रांसमिशन साइड पे लगाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 33 किलो वोल्ट। अब देखो 33 किलो वोल्ट से तुम्हारे छोटे मणिपाल में आ गए, लाइक नॉर्थ मणिपाल में आ गई, तो वो कितनी आती है? तुमने अपने घर के पास ट्रांसफॉर्मर देखा होगा, देखा है? तो वो होता है तुम्हारा 11 किलो वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर। अब तुम्हारे घर की रिक्वायरमेंट है 220 वोल्ट की, तो वो 11 किलो वोल्ट से 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। और वो जो ट्रांसफॉर्मर होगा वो कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ओके, नेक्स्ट देखो, अब इस चीज़ का मैं सिंगल लाइन डायग्राम बना रही हूँ। कैसे बनेगा? सबसे पहले ऊपर सप्लाई जनरेशन,
है। जनरेशन को हम इस तरह से शो करते हैं। यहाँ पे तुम्हें मेंशन करना होगा कि ये क्या होता है, जनरेशन। जनरेशन हमेशा कितने वोल्टेज पे होती है, 11 किलो वोल्ट पे। 3 फेज सप्लाई होती है और फ्रिक्वेंसी इंडिया में कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। ठीक है। अब जनरेशन की साइड पे तुम्हें क्या यूज़ करना होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ पे मेंशन करना है कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, तुम पूरा लिखना। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमने क्या शो करा हुआ है कि यहाँ पे कितनी थी, 11 किलो वोल्ट, और तुम यहाँ पे कितनी कन्वर्ट कर रहे हो, 765 किलो वोल्ट, या फिर एक ही फिगर लेके चलती हूँ मैं, दैट वुड बी 400 केवीए या 440 केवीए, केवी लगा लो, किलो वोल्ट। ठीक है। अब फर्दर जनरेशन, जैसे मैंने बताया, ये था पंजाब वाला एरिया, ये वाला सारा क्या एरिया है, जनरेशन, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अब पंजाब से फर्दर एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है। मान लो कि ये वाला एरिया है दिल्ली का, ये वाला एरिया है बैंगलोर का, और ये वाला एरिया है गुजरात का। ओके। तो अब वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, हमारे पास कितनी है, 440 किलो वोल्ट। 440 किलो वोल्ट से हमें कितने में कन्वर्ट करनी है, 220 किलो वोल्ट पे। यहाँ पे 440 किलो वोल्ट है, मान लो बैंगलोर में हमें कन्वर्ट करनी है 200 किलो वोल्ट पे। ये 440 किलो वोल्ट है, मान लो यहाँ पे कन्वर्ट करनी है हमें 66 किलो वोल्ट पे। तो ये वेरी करके दिखा देना। उसके बाद दिल्ली में फर्दर ट्रांसमिट होगी, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, इस तरह से। तो यहाँ पे फर्दर तुम्हारा ट्रांसफार्मर लगेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे मेंशन करना है ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 220 से 11 किलो वोल्ट, या फिर से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं, 220 से 11 किलो वोल्ट, या फिर फर्दर कर सकते हैं 11 किलो वोल्ट से 220 वोल्ट। इसी तरह यहाँ पे भी शो कर देना। तो ये पूरा प्रॉपर फ्लो चार्ट टाइप होगा। यहाँ पे दिखा देना, अगर 11 किलो वोल्ट की है तो एक लाइन इंडस्ट्रीज को जा रही है तो इंडस्ट्री शो कर देना ऐसे, और अगर 220 वोल्ट है तो वो कस्टमर, हाउस होल्ड अप्लायंसेज होते हैं तो वो कस्टमर शो कर देना। बाकी तुम्हारी जो पीडीएफ है वहाँ से देख लेना, कंप्लीट वैसे ही बन जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बोल रही थी, डीसी में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मतलब दो क्वेश्चन बनते हैं इसके, या तो टाइप्स ऑफ डीसी मोटर बनता है, या फिर क्या बनता है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो ये दो क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट हुए हैं। बाकी डीसी मशीन में से हर बार एक ना एक क्वेश्चन देते ही देते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास कुछ चीज़ें होती है। कोई भी मशीन लगा लो, कोई भी मशीन है तुम्हारे पास, उसमें क्या होगा, एक स्टेटर होगा, एक रोटर होगा। स्टेटर मतलब क्या होता है, स्टेशनरी पार्ट। कोई भी मशीन है, तुम अपने घर की मशीन लगा लो, घर की कौन सी मशीन लगाओगे, हैंड ब्लेंडर वाली या पानी की मोटर वाली। ठीक है, पानी की मोटर देखी होगी। तो उसका जो बाहर वाला पार्ट है वो मूव नहीं कर रहा, जो मैकेनिकल कवरिंग होती है, जो लोहे का बना होता है, जो मूव नहीं कर रहा, तो वो क्या है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी है तो वो क्या होगा, स्टेटर होगा। और तुमने देखा होगा कि जो अंदर होता है, अंदर वाला पार्ट, जो शाफ्ट वाला पार्ट होता है, वो गोल गोल घूम रहा होता है। घूम रहा होता है तो वो क्या होता है, रोटेटिंग होता है, तो वो क्या हो जाएगा, रोटर हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, किसी भी मशीन में तुम क्या यूज़ करोगे, मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम करोगे ना, क्योंकि मैग्नेट बिना तो तुम्हारी मशीन बनेगी नहीं, राइट। तो जनरली हम इसमें कौन सा मैग्नेट यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल लो, या टेम्परेरी मैग्नेट बोल लो, या फिर तुम इसे सोलेनॉइड बोल लो, एक ही बात है। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रोमैग्नेट इनमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एक लोहे की रोड ली, ठीक है, उस पे वायर को हमने क्या कर दिया, वाइंड अप कर दिया, और उस पे डीसी सप्लाई दे दी। तो जैसे ही हम इस पे सप्लाई देंगे, यहाँ पे इस रोड पे पोल्स जनरेट हो जाते हैं। यहाँ पे कौन सा पोल जनरेट होता है, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे कौन सा पोल जनरेट होता है, साउथ पोल। तो ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। अब इसको देखो हम मशीन में कैसे यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर डीसी मोटर में कैसे यूज़ करते हैं।
हमें डीसी मोटर में मैं तुम्हें 4 पोल्स का डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। स्टैंडर्ड हमारा 4 पोल्स का ही है, ज़रूरी नहीं है 4 पोल से, 4 पोल से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट स्टैंडर्ड हम यही शो करते हैं। तो ये क्या ले लिया मैंने, लोहे का मटेरियल ले लिया और इस पे मैंने कॉपर वायर की वाइंडिंग कर दी। ठीक है, कॉपर वायर की वाइंडिंग करके यहाँ पे मैंने डीसी सप्लाई दे दी। इससे क्या होगा, ये जो लोहे का मटेरियल है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। तो बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या यहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट ले सकते हो, तो आंसर इज कि यस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट परमानेंट मैग्नेट लॉन्ग लाइफ नहीं होता और वो हैवी भी होता है, तो इसलिए हम डीसी मोटर में अवॉइड करते हैं। डीसी मोटर वो मोटर होती है जो तुम टॉयज वगैरह में यूज़ करते हो, करी होगी ना, जैसे कार की वो टॉय कार चलाते हैं तो वो डीसी मोटर पे बेस होता है। क्या क्लियर ये चीज़? तो हमने यहाँ पे टेम्परेरी मैग्नेट यूज़ करा हुआ है, तुम परमानेंट भी यूज़ कर सकते हो। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम है, ये क्या घूम रहा है तुम्हारा? नहीं घूम रहा। ये किसका पार्ट हो गया तुम्हारा? स्टेटर का पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ हमारा, कोई चीज़ होती है कॉइल, जैसे हम घुमाते हैं, जैसे तुमने कभी 10th में ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था कि 2 मैग्नेट होती हैं और बीच में क्या होती है, हमारे पास कॉइल होती है, राइट। कॉइल हमारी क्या करती है, रोटेट करती है। अब कॉइल ज़रूरी नहीं है ना कि हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लें, हम सर्कुलर फॉर्म में भी ले सकते हैं। हमारी लैंग्वेज में तो नहीं, हमारी लैंग्वेज में तो कॉइल है, इनकी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर। टेक्निकल लैंग्वेज में, बुकिश लैंग्वेज में है ये कोई कॉइल। तो बेसिकली आर्मेचर क्या है, रोटेटिंग कॉइल। तो ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा, रोटर का पार्ट हो गया। अब इसमें देखो, कॉइल को हम ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ना लेके इस तरह की फॉर्म में ले सकते हैं, ऐसे टीथ की फॉर्म में। ठीक है, तो अब मैं इसमें बना रही हूँ, ये बना लिया मैंने। तो ये इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, आर्मेचर, राइट। क्या बोलते हैं, आर्मेचर। और इस आर्मेचर के अंदर हम दो दो कंडक्टर्स रख देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो तुम्हारी ईएमएफ जो इंड्यूस होएगी वो किस पे होएगी, वायर्स में होएगी। वायर मतलब कंडक्टर में, तो वो किस में होती है, हमारी आर्मेचर के अंदर हमने कंडक्टर रखे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आर्मेचर कंडक्टर। क्लियर? तो सेकंड पार्ट इज वी आर यूजिंग आर्मेचर। थर्ड पार्ट, जो भी हमारी ईएमएफ इंड्यूस होती है हमेशा, वो हमेशा किस में होती है, एसी में होती है। बट हमें किस में चाहिए है, डीसी में, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डीसी मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। हमारे पास आ क्या रही है, एसी। और हमें चाहिए क्या, बोलो, हमें चाहिए क्या? ठीक है, तो उसके लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, दैट डिवाइस इज नोन एज कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का क्या काम होता है, तुमने 10th 11th में भी पढ़ा हुआ है। कम्यूटेटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। ठीक है, तो हम यहाँ कम्यूटेटर बना देते हैं। ये कम्यूटेटर कुछ इस टाइप का होता है, 2 सर्कल बनाओ और उसके ऊपर ऐसे कर दो। क्या हो गया तुम्हारा, क्या? नहीं, रेक्टिफायर अलग है, वो भी एसी को डीसी, वो डायोड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज, बीच में क्या होता है हमारे पास, शाफ्ट। तुमने किसी भी मोटर में शाफ्ट देखा होगा, जो बाहर से ऐसे डंडी निकली हुई होती है, वो क्या होता है हमारे पास, शाफ्ट। और बाहर क्या होता है, मैकेनिकल कवरिंग। अपनी पानी की मोटर में देखोगे ऐसे वो खुली तो नहीं होती, तुम्हें वायर्स वगैरह तो नहीं दिखती। बाहर क्या होता है, एक प्रॉपर फ्रेम होता है। तो हमारी लैंग्वेज में वो फ्रेम है, बट इनकी लैंग्वेज में वो क्या है, योक है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा फुल एंड फाइनल डायग्राम फॉर दिस वन, डीसी मोटर। अब अपनी हैंडबुक वो पावर सिस्टम वाली पीडीएफ में पेज नंबर 25 पे जाओगे, तो तुम्हें कुछ इसी टाइप का डायग्राम दिखेगा। उसमें नहीं समझ में आएगा, बट अब वो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके।
अब इस पे बेस्ड कुछ फॉर्मूलेज हैं, मे बी आई होप इस पे न्यूमेरिकल ना आए, जनरली आता नहीं है, बट मैंने देखा है कि लास्ट अगर मैं 7-8 साल के पेपर उठा के देखूँ तो 1-2 बार पूछा हुआ है। तुम फॉर्मूलेज बस लिख लो, V इज इक्वल टू ई प्लस आई ए आर ए। इसमें V क्या है, वोल्टेज, E क्या है, EMF, IA क्या है, आर्मेचर करंट, RA क्या है, आर्मेचर रेजिस्ट। बस, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल समटाइम्स दे के ना दे आस्क, समटाइम दे हैड आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है, दैट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। मतलब जैसे मैंने तुम्हें 3 क्वेश्चन करवाए ना, तो तुम्हें 3 क्वेश्चन में से मैं 90% कह रही हूँ कि एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, ठीक है। ये बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीटेड वाले क्वेश्चंस करवाए हैं। अब सबसे पहले 3 फेज इंडक्शन मोटर, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए एसी मोटर होती है। एसी मोटर को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होती है हमारे पास इंडक्शन मोटर और एक होती है हमारे पास सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। इंडक्शन मोटर की हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं और सिंक्रोनस मोटर की हमारी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला हो गया इसका, NS इज इक्वल टू 120F डिवाइडेड बाई P। NS is the synchronous speed, F is the frequency, P is the number of poles। तो अभी जो मैं बता रही हूँ वो इंडक्शन मोटर के बारे में बता रही हूँ। इंडक्शन मोटर तुम्हारी कैसे काम करती है। क्वेश्चन इज हाउ डज इंडक्शन मोटर स्टार्ट। याद है ये वही 3 इडियट वाला क्वेश्चन है, पूछा था ना उससे कि हाउ डज इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स। हम्म, तो अब वो उस क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ मैं। तुम्हें वो नहीं लिख के आना जो उसने बताया था आमिर खान ने, तुम्हें ये लिख के आना है, ठीक है। चलो, सबसे पहले कोई भी मशीन है तो मैंने बताया था क्या होता है, स्टेटर, राइट, और क्या होता है, रोटर। तो बाहर स्टेटर है और अंदर क्या है, रोटर। बिल्कुल एक कहानी की तरह समझना। हमने 3 फेज सप्लाई दे दी, 3 फेज मतलब RYB, 3 फेज सप्लाई दे दी। अब तुमने देखी होगी RYB सप्लाई कैसे चलती है, एक तुम्हारी जीरो से स्टार्ट है, यहाँ पे एंड हो रही है, एक तुम्हारी पॉजिटिव से स्टार्ट है, यहाँ पे एंड हो रही है, और एक तुम्हारी नेगेटिव से स्टार्ट है और ऐसे एंड हो रही है। तो तुम देख सकते हो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट लेके कि पर्टिकुलर पॉइंट पे RYB कोई भी सप्लाई सेम नहीं है, राइट, करेक्ट, ठीक है। RYB कोई भी एक पॉइंट पे नहीं है। तो पहले R में तुमने सप्लाई दी, फिर Y में सप्लाई जा रही है और फिर तुम्हारी B में सप्लाई जा रही है। पहले तुमने R में सप्लाई दी तो जब भी हम एक वायर में करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके अक्रॉस कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, राइट। तो हमने R में सप्लाई दी, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब वो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो तुम्हारी तीनों सप्लाई है किससे कनेक्टेड है, स्टेटर से कनेक्ट है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। ये मान लो R वाली आ गई, ये Y वाली आ गई, B वाली आ गई, ठीक है। इस तरह से मतलब तुम्हें थोड़ी सी अपनी इमेजिनेशन पावर यूज करनी पड़ेगी। ये सप्लाई है, सप्लाई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखती नहीं है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेटर में प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर है यहाँ तक। अब तुम्हारी जैसे ये सप्लाई कीप्स ऑन चेंजिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड आल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। तो हमें ऐसा लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड ये क्या कर रही है, पूरे स्टेटर में घूम रही है। तो घूमती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं उसे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज RMF। जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर में घूम रही है, घूम नहीं रही, हमें ऐसा लग रहा है कि घूमती है। क्यों, क्योंकि सप्लाई चेंज हो रही है, सप्लाई चेंज हो रही है तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगी वो भी क्या होएगी, चेंज होएगी। और चेंज होएगी तो कम ज़्यादा होती रहती है, तो हमें लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो,
अब तुम्हारे पास, तुमने कभी 10th में पढ़ा था, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है और बीच में कॉइल है। जब भी कॉइल तुम्हारी घूमती है तो क्या होता है, फील्ड लाइंस कट होती हैं। फील्ड लाइंस कैसे जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती है, और फील्ड लाइंस कट होती है तो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। क्योंकि फेरेडे ने एक बात कहा था, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी का मतलब क्या है, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ तो हमारी ईएमएफ इंड्यूस होगी। और जैसे ये फील्ड लाइंस को कट करेगा तो फ्लक्स भी कट होगी, फ्लक्स कट होगी तो फ्लक्स चेंज भी होगा, राइट। और फ्लक्स कट होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब इन्होंने देखो क्या दिमाग लगाया, मैं उल्टा कर दूं, बीच की कॉइल तो मैंने स्टेशनरी रख दी और मैं मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कर दूं, तो क्या फ्लक्स कट होगी। फिर से बोल रही हूँ मैं अपनी स्टेटमेंट, मैंने कॉइल को तो एज इट इज रख दिया और मैं साइडों की मैग्नेटिक फील्ड को घुमा रही हूँ, तो भी तो फ्लक्स कट होगी ना, राइट। और अगर फ्लक्स कट होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो यही चीज यहाँ पे हो गई, ये जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है ये रोटेट कर रही है, ये घूम रही है, घूम रही है। और अगर ये घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, तो क्या होगा, बीच में जो कॉइल है उसमें फ्लक्स कट होगी, फ्लक्स कट होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी तो हमारे पास रोटर में करंट फ्लो होने लग जाएगा, राइट। रोटर में करंट फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। अभी देखो तुमने कौन सी एनर्जी दी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। अभी भी तुम्हें कौन सी एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिकल ही मिल रही है, मैकेनिकल नहीं मिल रही। और हम मोटर पढ़ रहे हैं, मोटर का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना। अभी तुम्हारी मोटर ने आधा काम करा है। मैं फिर से बता रही हूँ, स्टार्टिंग में हमने 3 फेज सप्लाई दी, 3 फेज सप्लाई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रही है क्योंकि 3 फेज सप्लाई है। मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होने की वजह से जो बीच में रोटर था स्टेशनरी था अभी तक, मतलब स्टेशनरी है अभी तक, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गई और उसमें करंट फ्लो होने लग रहा है अकॉर्डिंग टू द फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर। जिस तरह से मैं समझा रही हूँ ना, तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज, ठीक है। कहानी तुम अपने आप बना सकते हो। नहीं रुक जाओ, अभी मैकेनिकल नहीं जनरेट हुआ ना। अब बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे करंट दे रहे हो, करंट की वजह से भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, होगी। करंट आ रहा है ना रोटर में, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो कौन घूमेगा, रोटर घूमेगा या स्टेटर घूमेगा, रोटर घूमेगा। तो रोटर तुम्हारा घूमने लग गया, बस यहाँ पे खत्म। दिस इज हाउ इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स। तुमने स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दी, उसकी वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से रोटर में करंट इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस होने के बाद यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। दोनों की ग्रीन और येलो आपस में मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करी। स्टेटर तो घूमेगा नहीं, कौन घूम रहा है, रोटर घूम रहा है। कहानी वहां से देख लेना जो लिखने वाली है वो पीडीएफ से।